इमर्जिंग सरगुजा। हम बात कर रहे हैं सरगुजा अंचल की और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की अंबिकापुर की महिलाओं के साथ में। महिला शक्ति जिस तरीके से काम कर रही है, ये बानगी है विकास की कि आज हम 21वीं सदी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और अंबिकापुर अगर स्वच्छता में नंबर 1 है 1 से 3 लाख की आबादी के रेशियो में, तो इसका श्रेय स्वच्छता दीदियों को भी जाता है। कला संस्कृति की बात की, खूब महफिल जमी सरगुजिया कर्मा मांदर की थाप में। लेकिन अब बारी है जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की, क्योंकि चुनाव का साल भी है। लेकिन उससे पहले कैसा काम हुआ, हर सत्ता का, हर सरकार का 5 साल का कार्यकाल होता है, हर विधायक को भी उतना ही वक्त मिलता है। इस समय कैसे काम किए गए, कितनी योजनाएं धरातल पर है और क्या है इनकी ट्रॉफी, यही जानेंगे आज। हमारे साथ में खास पैनल जुड़ने जा रहा है जिससे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा को बुलाना चाहूंगी मंच पर, और इसके साथ ही मैं अपने अगले पैनल को इंट्रोड्यूस करूं। अजय तिर्की जी महापौर हैं अंबिकापुर शहर के, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। डॉक्टर प्रीतम राम जी विधायक हैं लुंड्रा के, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आदित्य भगत जी सोशल मीडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। आप तीनों का स्वागत है इस मंच पर और बातचीत होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तीनों आ जाइए मंच पर। जनप्रतिनिधियों से बातचीत होगी कि कैसे विकास के काम किए जा रहे हैं। चुनावी साल में अपने अपने एजेंडे भी होते हैं कहीं कहीं, तो ऐसे में ये पैनल बेहद खास होने वाला है, जहां राजनीति के साथ साथ आम जनता के मन की बात होगी और ये भी बात होगी कि विकास के पैमाने पर सरगुजा कहां तक पहुंचा है और जनप्रतिनिधि इसे कहां तक और ले जाना चाहते हैं। तो तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति, और आप भी आइए, मुझे इस चर्चा में ज्वाइन करिए। तो डॉक्टर प्रीतम जी से सबसे पहले मेरा सवाल है, एक लोकप्रिय नेता हैं और जहाँ गए वहाँ झंडा गाड़ दिया सर आपने, क्योंकि इससे पहले दूसरी सीट से आप विधानसभा चुनाव लड़े, वहाँ पर भारी बहुमत मिला। उसके बाद सीट ज़रूर बदली, लेकिन बहुमत उतना ही, जनता का प्यार उतना ही। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपके जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस टीम को जो अंबिकापुर में इतना अच्छा आयोजन किए हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप बोले कि मैं पहले शामली में विधायक था और वहां पर भी लोगों का बेपनाह प्यार रहा और वहां पर रिकॉर्ड मतों से मैं जीत दर्ज कराया था। इसके बाद 2018 में स्थिति ऐसी बनी कि मुझे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का दायित्व मिला। यहाँ पर भी रिकॉर्ड मतों से मैंने जीत दर्ज कराई और क्षेत्रवासियों के साथ लगातार उनकी समस्याओं को लेकर के आवाज़ जो है मुखर करता रहा विधानसभा में। और लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं और यहाँ की जनता भी बहुत खुश है। छत्तीसगढ़ सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, सभी वर्गों के लिए, सभी को साथ लेकर के उनके हितों में बनाई गई योजना है। सभी लोग खुश हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अजय जी, आप शहर के महापौर हैं, आपके शहर में हम आए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हम स्वच्छता सर्वे देखते हैं और फिर अंबिकापुर का नाम आता है, तमगा मिलता है। कितनी मेहनत की आप लोगों ने और स्वच्छता का ये जो तमगा मिला है ये बरकरार रहे, इसके लिए क्या मॉडल अपना रहे हैं? सबसे पहले स्वच्छ शहर अंबिकापुर में जी परिवार का स्वागत है। और 2015 से जब से हम लोग सत्ता में आए हैं और जो हमने स्वच्छता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जब हमने काम शुरू किया, तो कोई भी सफलता बहुत सारी कठिनाइयों के बाद ही मिल पाती है। लेकिन हम अपने सम्मानित नागरिकों का, स्वच्छता दीदियों का, महाराज साहब का, अर्बन डेवलपमेंट का, सीएम सर का हमेशा थैंकफुल रहेंगे पूरे अंबिकापुर की तरफ से, क्योंकि सबके सहयोग से हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा
और 2015 से आज तक हम लोगों ने उसे मेंटेन करके रखा है, क्योंकि एक साल कोई प्राइज़ ले लेना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उससे सस्टेनेबल मॉडल में आगे बढ़ाना और सर्विस देना एक चैलेंजिंग है। लेकिन उस चीज़ को हम सभी ने मिलके और पूरे शहरवासियों के साथ मिलके उसे अभी तक पूरा किया। बहुत बधाई आपको। आदित्य जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप युवा नेता हैं और एक राजनीतिक दल को युवाओं की कितनी ज़रूरत होती है ये मैं आपसे समझना चाहूँगी, और आपके चलते आपकी पार्टी में युवाओं की कितनी भागीदारी बढ़ी है ये भी बताइएगा। धन्यवाद जी टीम को हमें ये मंच देने के लिए, और पूरी जी परिवार का सरगुजा में स्वागत है। युवा के लिए एक बात कही जाती है कि जिस ओर युवा चलता है उस ओर इतिहास मुड़ता है। तो अभी अगर हम एक बात समझेंगे तो देश का जो सबसे बड़ा तबका है, जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, वो युवा है, लगभग 65% है। तो समझिएगा 65% युवा होना अपने आप में एक बहुत गजब की बात है, और पूरी दुनिया में इतना युवा देश कोई है नहीं जितना हमारा देश है। युवा देश मतलब आपके पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, जो आप काम कर सकते हैं, उद्योगों में काम कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से राजनीति में भी हमारी युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। और युवा जब स्कूल से पढ़ के निकलता है, कॉलेज से पढ़ के निकलता है, तो उसके दिमाग में कुछ बुनियादी सवाल होते हैं, और उन सवालों का जवाब वो ढूंढने के लिए तमाम तरीके से अपनी कोशिश करता है। कभी कोई इंटरनेट में ढूंढता है, कोई किताब में ढूंढता है। तो राजनीति जो आज हम देख रहे हैं, उन सबको कितने अच्छे तरीके से और कितने स्वच्छ तरीके से, जो जैसा है उसको उस तरीके से समझने के लिए युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस में हम देखते हैं कि छात्र राजनीति के लिए NSY है, युवाओं के बीच अपना पैठ बनाने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए, उनकी बातें रखने के लिए यूथ कांग्रेस है। फिर इस तरीके से एक युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनाया गया है, और उसी तरीके से मुझे भी मौका दिया गया। मैं इससे पहले NSY में था, पहले मैंने स्टेट लेवल पे काम किया, फिर अब नेशनल लेवल पे भी मैंने काम किया। मैं सोशल मीडिया चेयरमैन था, और अब मैं AICC की सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें हमारा जो मुख्य कार्य है वो है लोगों तक सही चीज़ें पहुँचाना। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतम राम जी, हमने खूब, हालांकि कोई नई बात तो है नहीं कि आपने जो डॉक्टरी का पेशा देखा है हमने, कि घर घर इलाज देना और लोगों को जागरूक भी करना, तो एक लोकप्रिय होना, राजनीति में आने का मकसद आपका यही था कि आप जनसेवा कर सकें। अब जब आपको सामरी के बाद लुंड्रा में मौका मिला, यहाँ भी जनता ने आपको चुना, तो क्या उपलब्धि 5 साल की आप गिनाना चाहेंगे? निश्चित रूप से 2013 से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ, और मैं 23 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए BMO के रूप में काम करता रहा, और बहुत ही मन लगा करके मैं लोगों का सेवा करता रहा। और वही सब एक कारण बना कि सामरी विधानसभा क्षेत्र जैसे BJP का अवैध गढ़ माना जाने वाला क्षेत्र को मेरे लिए चुनौती के रूप में मेरे सामने रखा गया, और मैं वहाँ पर बहुत ही अच्छा से काम भी किया। और आज मैं लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में जो 15 वर्षों से उपेक्षित था, वहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय भूपेश बघेल जी और हमारे सरगुजा महाराज डिप्टी CM, इनके मार्गदर्शन में, इनके द्वारा जो कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जो स्वीकृति मिली, यही कारण है कि आज लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में विकास का एक अलग पहचान बनी है। कॉलेज नहीं था मेरे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए मैंने पहल किया, कॉलेज की स्वीकृति मिली, SDM कोर्ट मिला, और इसके साथ ही साथ पूरा सड़कों का जाल बिछ गया है। उच्च स्तरीय सड़कों का निर्माण हुआ, जितने भी बहुप्रतीक्षित पुल पुलिये थे वो सब या तो पूर्ण हो चुके हैं, बन गए हैं, या कुछ अभी निर्माणाधीन है। इस तरह से विकास के बहुत सारे नए आयाम गढ़े गए हैं। मेरे ही लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में दरिमा एयरपोर्ट है, उसका एक्सटेंशन का कार्य पूर्ण हो गया है।
और बहुत जल्द सरगुजा का एक पहचान दरिमा एयरपोर्ट जो है अस्तित्व में आएगा और यहाँ से विमानन सेवा भी प्रारंभ होगा। जितने भी कार्य हैं बहुत ही अच्छे से हुए हैं और जनताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप मैं काम किया हूँ, मैं संतुष्ट हूँ और आने वाले समय में अधिकांश जितने भी बड़े कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं और कुछ काम बाकी हैं वो जो हमारे कार्यसूची में है उसको मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। तो आगे फिर से मूड है जनता की सेवा करने का? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं आऊँगी आपके पास सर। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि ये चुनावी साल भी है और आप महापौर की भूमिका भी निभा ही रहे हैं। आगे के दिनों में क्या छत्तीसगढ़ वासी आपको किसी अन्य भूमिका में देख सकते हैं? कोई प्लान है क्या, राजनीतिक प्लान? मैंने बलरामपुर क्षेत्र से विधानसभा क्रमांक 7 वहाँ से अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पार्टी एवं संगठन अगर मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देती है तो मैं ज़रूर सीट जीत के दूंगा। अच्छा, ये रामानुजगंज की आप बात कर रहे हैं, रामानुजगंज की बात कर रहे हैं जहां से आपने आवेदन पेश किया। इस बार तो कांग्रेस पार्टी ने खुला आवेदन मंगवाया हर ब्लॉक में जमा करने का, तो दावेदार भी खूब हो गए, लेकिन रामानुजगंज आपने क्यों चुना? उधर से राम विचार नेताओं को खड़ा कर दिया है, आपको चुनौती दिखती ही नहीं दिखती है? फिर मौजूदा विधायक भी तो है वहाँ। आप अगर लड़ने से पहले अगर ये सोचे कि हमारे सामने में कौन है तो फिर तो आप लड़ ही नहीं पाइएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये पुटअप करूँगा और मैं मजबूत हूँ, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने अपने सर्विस लाइफ उस समय शुरू किया था सनावल से और वो माननीय राम विचार जी का गांव ही है, वहीं से मैंने सर्विस शुरू किया था। जिस समय रोड नहीं थे, पुलिया नहीं था, वो परिस्थितियां हम लोग देखे हुए हैं। फिर रामानुजगंज में 11 साल रहा। तो देखा जाए तो एक गोल्डन एज और गोल्डन पीरियड मैंने वहाँ पे बिताया है और लोगों से जुड़ाव है, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियों में, चूँकि सर भी उस इलाके में रहे हैं, जिस समय एकदम घोर नक्सल समय था, उस समय में हम लोगों ने वहाँ पे काम किया और लोगों के सहयोग से काम किया। तो लोगों का जुड़ाव पॉलिटिकल से ज़्यादा दिल से है और दिल से जुड़ाव मेरे ख्याल से ज़्यादा मजबूत होता है। तो दोनों चीज़ें हैं और दोनों अगर सब मिल के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे मतलब दिल का रिश्ता बड़ा पुराना है ना और देखना होगा कि रिश्ता मजबूत कितना निकलता है। बिल्कुल। मैं लौटूंगी सर आपके पास। आदित्य जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने अपनी बात अंत की थी ये बोलकर कि आपने सोशल मीडिया में कांग्रेस की ओर से सटीक जानकारियाँ साझा करवाई हैं, उसकी भूमिका भी आपने निभाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सटीक जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आए, क्योंकि बहुत सारी दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही निकलकर सामने आती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शामिल हुए, उसमें भी आपने अलग भूमिका निभाई और मेरे ख्याल से उस दौरान भी आपने कुछ सोशल मीडिया में सर काम किया था क्या कांग्रेस की ओर से? जी, उस समय हम लोगों ने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो प्लेटफॉर्म था, मोबाइल एप्लीकेशन था, उसको डेवलप करने का काम किया था, जिसमें जो अलग अलग जगह से लोग जुड़ना चाहते थे, फ़ोन पे पूछते थे कि आपका यात्रा कहाँ पहुँचा है। तो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया था उसके माध्यम से डायरेक्ट लोकेशन पे आपको पूरा मैप मिल जाता था और आप कितना चल रहे हैं आज वो भी देख सकते थे, और उससे रिलेटेड जितने खबर थे उनको आप पढ़ सकते थे। तो इसी तरीके से एक व्यवस्था थी, उसमें जो आप फोटोज़ जो थे उनके वो मिल जाते थे। तो एक कोशिश किया गया था। कितने फ़ोन आ जाते थे दिन में शामिल होने के लिए? देखिए, मैं बताऊं तो लगभग हर घंटा लगभग 10-15 फ़ोन कॉल आते थे और रात तक आता रहता था कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो लोगों के बीच एक उत्सुकता थी इस चीज़ को जानने की। अच्छा, सोशल मीडिया, चूँकि अभी जो भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आदित्य जी, तो वो खास जोर देती हैं सोशल मीडिया पर। आधा चुनाव तो सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा तो कितनी तैयारी आप लोगों की? क्योंकि बीजेपी का जो सोशल विंग है, चाहे उनके ट्विटर हैंडल्स देख लीजिए या फेसबुक, वो भी कंपैरेटिवली अटैकिंग होते हैं। तो आप लोग कैसे, या डिफेंडिंग या काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, उनमें और आप में अंतर क्या है? देखिए, सोशल मीडिया के बारे में बताऊं तो सोसाइटी से कनेक्ट होने वाली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है
सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया लगभग मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो स्मार्टफोन यूज़ करता होगा, वो तो लगभग सोशल मीडिया में है। और कुछ लोग उसमें प्रखर होकर के कमेंट करते हैं, बोलते हैं, अपनी दिनचर्या की चीज़ें डालते हैं, और कुछ लोग बैठ करके बस देखते हैं कि क्या चल रहा है। अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बीच राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बातों को रखती हैं, और जैसे ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, तो उसमें राजनीतिक जो लोग होते हैं, जो भी वो लिखते हैं, उसका एक वार्तालाप सा देख सकते हैं हम। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। इसी बीच हमारी जिम्मेदारी ये रहती है कि जो जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसी जिन बातों को लेकर के सामने आए थे, उनको छोड़ करके जब वो दूसरे लाइन पे की बातें स्टार्ट करते हैं, जब कुछ ऐसा क्लेम करते हैं जो उन्होंने नहीं किया है, तो इसमें एज ए विपक्षी पार्टी के तौर पे जो हमारा स्टैंड होना चाहिए उसको हम सामने प्रखर से रखते हैं। कोई ऐसी बातें जो गलत हो उसको हम सही तरीके से रखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। आज नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल पूल में सारा धान खरीदता है, जो कि पूरी तरह गलत है। तो इसी तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं, इनको फिर तुरंत हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सही बातें रखते हैं। तो आज के ज़माने में आप जब 24/7 कम्युनिकेशन वर्ल्ड में लोगों से कनेक्टेड हैं, तो सही बोलना चाहिए, और अगर कोई गलत बोलता है तो सोशल मीडिया है उस बात को ठीक करने के लिए। बिल्कुल। प्रीतम राम जी, मेरा सवाल आपसे है। CGMSC के आप अध्यक्ष भी बनाए गए, आपको वो जिम्मेदारी भी मिली, और उसकी कार्यशैली क्या होती है सर? सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूँगी, और उसका अनुभव आप कैसे साझा करेंगे? पिछले 1.5 साल से मैं छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन हूँ, और इसमें 14 सदस्यों का टीम है, जिसमें से अधिकांश वरिष्ठ सचिव, IAS अधिकारी सब होते हैं, और हमारे 2 डॉक्टर और हमारे साथ हैं जो संचालक की भूमिका में रहते हैं। CGMSC का मूलतः कार्य जो है रहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो गवर्नमेंट की ओर से जो बजट आता है वो CGMSC को दिया जाता है, और उसके डिमांड के अनुरूप बजट जो उपलब्ध कराई जाती है उसी के अनुसार उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है। वो चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला चिकित्सालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, इन सबों का काम हमारा CGMSC देखती है। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जितने भी हॉस्पिटलों में इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो सब इक्विपमेंट्स का क्रय करने का भी जिम्मेदारी हमारे यहाँ भी रहता है। और साथ ही साथ जितने भी मेडिसिन पूरे छत्तीसगढ़ में आवश्यकता होती है गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटलों का, वो सब परचेजिंग जो है हमारे CGMSC के माध्यम से होता है। और ये सभी जो है ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से होता है, पूरी पारदर्शिता के साथ ये सब नियमों का पालन करते हुए ये सब क्रय किया जाता है। मुख्य रूप से यही कार्य हमारे CGMSC को दिया जाता है। अजय जी, अंबिकापुर शहर के महापौर आप, और हमने भी देखा है कि साफ तो काफ़ी शहर आपका है, और अनुभव भी हमने सुने हैं स्वच्छता दीदियों से, लेकिन कुछ एक समस्या छोटी रह जाती है। जैसे बारिश हुई कल तो कई जगहों पे पानी भर गया। ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? उसके लिए चुनौतियाँ क्या है शहर में? पानी साफ आ जाए, कहीं कहीं पे गंदे पानी की समस्या होती है, तो क्या आप लोग इस पे काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो करने के लिए होता है। जैसे आपने सही कहा कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपने क्या सोचा है। मैं आज एक बड़ी खबर, अभी किसी को मालूम भी नहीं होगा। एक तो हम रेन वाटर ड्रेन के लिए बड़े नाले हम लोग बना ही रहे हैं, और काफ़ी बन भी गए हैं। अभी बहुत सारे सैंक्शन शासन के द्वारा हुए हैं, वो अभी शुरू होने वाले हैं। और आज वाटर और सीवरेज मैनेजमेंट के लिए अंबिकापुर नगर निगम को शासन ने 100 करोड़ सैंक्शन कर दिया, तो ये बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे इसके जो वर्क प्लान बना है उसमें हम, जो आपने कहा, उस समस्याओं से निजात पाएंगे।
और एनजीटीज़ के जो ऑब्जेक्शंस रहते हैं सीवरेज मैनेजमेंट के लिए और पर्यावरण को लेके, उसमें भी हम अच्छा काम करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आदित्य भगत जी, सवाल मेरा आपसे है। युवा खेल महोत्सव चल रहा है आपके क्षेत्र में, आप उसके अध्यक्ष हैं, और इस आयोजन को आप कितना सफल मानते हैं और कितना ज़रूरी मानते हैं समाज के लिए? सीतापुर खेल महोत्सव जो है, इसको शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे जो पंचायतों में काफ़ी युवा खेल प्रेमी हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, और जो खो खो है विशेष तौर पे महिलाओं के लिए ही रखा गया है। तो इस खेल के शुरू करने के पीछे उद्देश्य ये था कि सबको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और जो हमारे पंचायत लेवल की टीमें होती हैं वो अक्सर अपने गांव तक ही सीमित रह जाती हैं, या तो फिर कोई जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं और बाकियों को बाहर का एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो पंचायत लेवल पे हमने एक टीम बनाया, तो लगभग हमारे विधानसभा से 150 पंचायत ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब 150 टीम, 150 सभी में, चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सभी में आए। और 2 तारीख को इसका फाइनल है। और मैं जिस भी ग्राउंड में गया, लगभग 11 ग्राउंड हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसके बाद उसको हमने 3 पे लाया। फिर अभी एक फाइनल ग्राउंड है जहाँ पे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल्स होंगे। तो ये जो हमारा पूरा जो फंक्शन था, इससे काफ़ी उत्साहित थे युवा और हैं, और ख़ासकर महिलाओं के बीच से ये काफ़ी सुनने को आ रहा है। हर जगह डिमांड ये है कि उनको भी फुटबॉल खेलना है, उनको भी क्रिकेट खेलना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस खेल का और जो पैरामीटर उसको बढ़ाएं, महिलाओं के लिए और ज़्यादा मौका रखें इसमें। तो मेरे को लगता है ये जो रिक्वायरमेंट है अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है हम लोग के लिए। ठीक। प्रीतम राम जी, आप सांबरी से रहे विधायक, अब लुंड्रा से हैं। अब फिर से चुनाव को तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, टिकट का काउंटडाउन भी शुरू हो रहा है कि पहले हफ्ते में ही हो सकता है। तो धड़कनें कितनी तेज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो लुंड्रा से बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया। अगर आप लुंड्रा से लड़ते हैं तो क्या तैयारी है, और आपके दिल की आवाज़ क्या कहती कि सांबरी लौटना है क्या? एक्चुअली क्या है, ये पूरे चुनाव में टिकट वितरण का जो एक प्रक्रिया रहता है, ये बहुत ही सोच समझ करके हमारे जितने भी वरिष्ठ नेताओं रहते हैं वो सब लोग इसका तय करते हैं। और निश्चित रूप से मैंने बहुत अच्छा काम किया है लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के लिए, और मैं आशान्वित हूँ कि मुझे यही कार्य करने का अवसर मिलेगा। और कोई भी प्रत्याशी अकेले चुनाव नहीं लड़ता, पूरा कैडर होता है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जोन स्तर के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर के लेवल के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, और संगठन के सभी लोग पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, और जिसको भी टिकट मिलता है उसके लिए पूरे तन्मयता से काम करते हैं। ये तो प्रोटोकॉल वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, लेकिन जब आप सांबरी जीत रहे हैं, फिर लुंड्रा आ रहे हैं, तो मौजूदा परिस्थिति पे क्या बात करेंगे कि सांबरी से प्रेम कितना है आप? नहीं, प्रेम तो है। वहाँ पर भी मैंने 5 साल विधायक के रूप में काम किया है, और एज ए डॉक्टर मैं वहाँ पर 23 साल में सेवाएं दिया हूँ। तो ऐसा कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि मैं पिछले 5 साल से लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ, तो हमारे सभी कार्यकर्ता, संगठन के लोग, क्षेत्र की जनता, जो 15 वर्षों में लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र को उपेक्षित करके रखे थे, वो सब विकास के कार्य पूरे अच्छे से हुए हैं। तो सभी लोग खुश हैं, और हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। धड़कन बिल्कुल सामान्य रहता है, और मैं आशान्वित हूँ कि मुझे निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिलेगा, और क्षेत्र की जनताओं का आशीर्वाद मिलेगा, और पुनः मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। और शुभकामनाएं सर कि आपको आशीर्वाद मिले। और ये लिस्ट जब आती है तृप्ति, तो मेरिट लिस्ट टाइप होता है, सांसें ऊपर नीचे तो होती और हैं। जब डॉक्टर्स हों तो नुस्खे काल ही लेते हैं, है ना? बिल्कुल। अजी, मेरा इसी मिलता जुलता हुआ सवाल आपसे भी है कि तैयारी तो आपको भी अब कर देनी होगी, तो आपने दिखाई है, और बहुत कम है, कैसे देख रहे हैं? तो चूँकि संगठन पार्टी को और हमारे हायर लेवल पे ही होना है, और जो डिसीजन होगा वो हम पार्टी के लिए सर्वोपरि मानते हैं।
तैयारी शुरू कर दी और रेगुलर मैं वहाँ पे बिजी में हूँ। ऐसे ही मैं वहाँ पे जो घर है और जो भंडार है सब वहीं पे है, तो जाना या मेडिकल कोर्ट एविडेंस हुए या फिर वो लोग से जो भी चाहे वो मेडिकल फील्ड के काम से आए चाहे कुछ राजस्व के भी काम से आए हों, तो वो हमेशा हमसे मिल के ही आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से लगाव बना हुआ है और वो भरोसा तैयारी है चल रही जनता पर कि जनता इस बार साथ देगी आपका। लेकिन चुनौतियां कितनी हैं, क्योंकि रामानुजगंज की पॉलिटिक्स जब हम देखते हैं तो वो बड़ी धारदार पॉलिटिक्स दिखती है वहाँ पे। अभी जिस तरीके से प्रस्कौन पूर्व महापौर रहे हैं, तो आपको लगता है गुंजाइश है भाई? हाँ, गुंजाइश है। और रही बात कि लोगों का भी कहना है कि रोज़ एक ही मिठाई खाने से थोड़ा टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, तो कुछ नई मिठाई खाने तो उम्मीद है। और मेन है परिश्रम, और जैसा कि सर ने भी कहा कि चुनाव तो पूरी पार्टी, पूरे सीनियर्स, वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय कार्यकर्ता सभी मिल के करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो सबका सहयोग हमेशा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रहेगा। जी आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में जो फैसला लिया कि हम 50% आरक्षित करेंगे संगठन में युवाओं के लिए 50 साल से कम उम्र, आप क्या संभावना देखते हैं? क्योंकि अभी जिलों में जो यूथ है वो कांग्रेस पार्टी में क्या संभावना देख रहे हैं इस चुनाव में, अगले चुनाव में, आने वाले 10 साल में भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसका अगर उदाहरण देखना है तो हमारे सभी स्टेट में जो कई एमएलएस रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आते हैं वो युवा ही रहते हैं। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस से भी आपको सांसद के लिए जो टिकट्स हैं उसमें भी युवाओं को मौका दिया जाएगा। अभी एमएलए टिकट्स में भी काफ़ी युवाओं को मौका दिया जा रहा है। तो राजनीतिक पटल पे अगर उनको मौका देना है तो कांग्रेस हर बार देती है और इस बार भी आगे भी देगी। और रही बात कांग्रेस क्यों चुने कोई, अभी मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अगर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार सिर्फ बोल देने से तो नहीं आता है। रोज़गार का एक रूट मैप तैयार होता है कि किस तरीके से लोगों को काम में बिजी रखा जाएगा। तो कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा अच्छा पहल निकाला कि फूड पार्क इस्टेब्लिश किया जाए। मैं आपके मंच से बधाई देना चाहूँगा पूरे सरगुजा वासियों को कि सबसे पहला जो फूड पार्क है वो सीतापुर में इस्टेब्लिश किया गया। और इस फूड पार्क में क्या बनेगा, इसमें तमाम तरीके के जो प्रोसेस फूड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ टमाटर की बहुत खेती होती है और अच्छे रेट नहीं मिलने से कई बार किसान वहाँ परेशान भी रहते हैं। तो वहाँ पे टमाटर के लिए प्रोसेसिंग के लिए एक अच्छा अरेंजमेंट ये है कि वहाँ केचप प्लांट्स खोले जा सकते हैं, उनका भी प्रावधान है। वहाँ पे चिप्स की फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, मिक्सचर की फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो इस तरीके का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया है। तो कांग्रेस जो वादा करती है उस पर हमेशा खड़ी रहती है, एक ऐसा देखने को मिल रहा है अभी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संभाग की अगर हम बात करें तो सारी सीटें कांग्रेस के पास हैं और चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं। ये फिर से प्रयास सफल हो पाएगा या अभेद्य किला बना रहेगा इसी तरह से? बेहतर होगा प्रीतम राम जी आप बताएं। 14 की 14 ले आए आप लोग सरगुजा के, और जो प्रयोग रहा इस बार क्या समीकरण है? सीसी में एक मेंबर हैं, यहाँ पे भी कमेटियाँ बनी हैं, क्या समीकरण है सरगुजा की? सभी अपने स्तर पे जितने भी समितियां बनी हैं सब फंक्शनिंग हैं और बहुत ही सोच समझ करके टिकट के लिए जितने भी दावेदार हैं सबका परीक्षण करके फाइनल किया जा रहा है। और जिस तरह से काम हुए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हर वर्ग संतुष्ट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से सरगुजा संभाग में 14 के 14 सीट पिछले बार चुनाव जीते थे कांग्रेस, आने वाले समय में भी 14 की 14 सीट रिपीट होंगे। और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि अब की बार 75 पार। ये निश्चित रूप से जिस तरह से समन्वय और उच्च स्तर के नेताओं में भी एकजुट होकर के चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही उतरेगी और आने वाले समय में
बहुत अच्छे मतों से सरकार पुनः बनेगी। बिल्कुल सर, अब चुनाव नज़दीक आते हैं तो राजनीति में थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों की नाराज़गी भी देखने को मिलती है। अगर ये नाराज़गी है तो दूर करी जाएगी क्या कांग्रेस द्वारा? सरगुजा संभाग में है कि नहीं है, पहले तो ये बता दीजिए। मेरे समझ से कोई आपस में किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है और अपनों से किसी बातों पे थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं रहता है। टिकट डिक्लेयर होने के बाद सभी संगठन के लोग और कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं और वही एक मुख्य रूप से वही एक बात रहती है जिससे कांग्रेस को जो है जीत मिलती है। ठीक, और जोश नया हो तो टीम भी नहीं बन जाती है ना अजय जी। जो जोश हमें दिख रहा है कि आपकी एक बात पे तालियां लग रही हैं, तो मतलब तैयारी फुल ऑन लग रही है आपकी। अच्छा, ये समझना चाहूँगी मैं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी, जो सवाल मैंने आदित्य जी से किया, तो संभावना एक तरीके से बढ़ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शहर के महापौर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो शहर की भी अपनी राजनीति है, वहाँ पे भी दो चार होना पड़ता है। क्या देखते हैं बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है सरगुजा क्षेत्र में? सरगुजा संभाग में यानी कि 14 सीट में तो मुझे नहीं लगता है। माइक ऊपर कर लीजिए सर थोड़ा सा। पूरे 14 के 14 हमारे सीनियर्स के साथ में और संगठन के साथ में 14 के 14 सीट कांग्रेस की आएगी। उसका रीजन है, शहरी क्षेत्र की ही बात हम करें, पहले चूंकि मैं अभी मेयर हूं तो शहर से ही शुरू करते हैं। आज अंबिकापुर शहर का अर्बनाइजेशन जो बोला जाएगा, कोई उम्मीद कर सकता था कि यहाँ पे कभी एक सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण की घोषणा हो जाएगी, 100 करोड़ की इंडोर स्टेडियम की घोषणा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय महाराज साहब ने, सभी ने मिलके हमें सौगात में दिया है। किसानों की ही बात करें, चाहे 7 वनोपज 7 थे पहले, अब 67 हो गए, उसकी बात करें, कर्ज माफ़ी की बात करें, बिजली माफ़ी की बात करें, जो लोगों को छूती है एंड स्टेज तक। माने हम अगर आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक अगर हम शासन की योजनाओं को पहुंचा दिए तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो हम उसी बात को लेके हर जगह जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस संभाग में 14 सीट आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना सफल होती है पार्टी, ये ज़रूर देखना होगा। आदित्य जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सब अपनी अपनी नई नई और भविष्य की योजनाएं बता रहे हैं, तो आप भी बता दीजिए सर, भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी राजनीतिक दल में रहते हुए? देखिए, राजनीतिक अगर तौर पे मैं बात करूं तो सभी चीज़ राजनीति है। यहाँ पे हम लोग जन सेवा का जो कार्य कर रहे हैं वो निरंतर चालू है। अभी स्टेट लेवल पे हम लोग जब काम करते हैं, अब जब नेशनल पे काम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे जो प्रायोरिटी रहता है कि जो हमसे जुड़े लोग हैं, अब चूँकि आप जिस जगह पे रहेंगे वहाँ से आप अपने लेवल का काम करेंगे, तो हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि हम हमारे अवेलेबल रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो जो हमारी योजनाएं रहती हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, अलग अलग तरीके से पहुंचाना, और पॉलिटिकल सेटअप में सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि इनोवेशन तरीके से आप कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नए तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं और उनको अप टू डेट रखें, योजनाओं के बारे में बताएं ताकि उनका बेनिफिट भी लोग ले सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पर। आप बने रहिएगा। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए और हमारे आज के मेहमानों को सम्मानित करिए। तो ये चर्चा हमारी अंतिम चर्चा थी, क्योंकि हमने सरगुजा में क्या संभावनाएं हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, इन तमाम बातों को जाना, और अंत में हमने इस बात को जानने की कोशिश भी की कि सरगुजा में राजनीति किस तरह से हो रही है और राजनीतिक परिवेश सरगुजा का क्या है, और आगे भविष्य में हमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और क्या बेहतर देखने को मिलेगा। वो तमाम राजनीतिक दल किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, ये बात जानने की हमने कोशिश की। आज इस मंच से हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम राम जी थे, विधायक लुंड्रा से। इसी के साथ अजय जी भी हमारे साथ थे, महापौर की भूमिका निभा रहे हैं, और आदित्य जी हमारे साथ थे,
कांग्रेस पार्टी की युवा नेता और युवा किस तरह से किसी भी एक राजनीतिक दल में और किसी भी चीज़ में जोश भरता है, वो आदित्य जी ने बखूबी हमें इस चर्चा के माध्यम से बताया है। तो आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा की इमर्जिंग सरगुजा को लेकर, किस तरह की सरगुजा में संभावनाएं हैं और कैसे काम सरगुजा में हो रहे हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि एक क्षेत्र और फल फूल सके, क्योंकि प्रकृति का वरदान तो इस क्षेत्र को है ही, लेकिन अब इसको और किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा ये ज़रूर देखना होगा। आज इस चर्चा के माध्यम से हमने कई सार्थक सुझाव भी निकाले हैं और कई सार्थक निष्कर्ष पर भी हम पहुंचे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।